कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा क्या सच है जो कि स्टूडेंट को कभी बताया ही नहीं जाता? कि कोचिंग इंडस्ट्री में ध्यान इस बात का दिया जाता है कि बच्चे की फीस जमा होती रहे और एडमिशन्स होते रहे। तो सर ऐसा क्या ब्रूटल ट्रूथ है जो कि 99.9% लोग यूपीएससी में फेल हो जाते हैं? जो चीज़ बच्चों को नहीं पता 99% वो ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बट उन्हें जो चीज़ बेची जा रही है वो इस कदर बेची जा रही है कि उन्हें लगता है कि शायद इसमें कुछ तो होगा। जिस बंदे का यूपीएससी निकल जाता है ना, उसे तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जिस बंदे का नहीं निकला और उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता है कि अरे मेरा तो जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है ना, वो कैसे टैकल करे? कि दुनिया में गाते और रियलिटी है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। जो कर रहे हैं चुपचाप करते रहें। सर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को इतना ओवर ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? यूपी, बिहार, राजस्थान, इस टाइप में कारण ये है कि ऐसे स्टेट्स बिजनेस फ्रेंडली नहीं रहे हैं। कितने अटेम्प्ट सीरियस दें, फिर उसके बाद थोड़ा अल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए। 2 साल खपा दो, उन 2 साल में आपको पता चल जाएगा कि आपका होना क्या नहीं होना। अपने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है इतना? हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें कोई स्किल प्रदान नहीं करता। आप ग्रेजुएशन भी कर जाओगे, कागज का टुकड़ा आपको पकड़ा देंगे। आपकी उपलब्धि बस इतनी है कि आप लिखना पढ़ना जानते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो नहीं हो पाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? क्लियरिटी। जो सक्सेसफुल होते हैं पहले तो क्लियर होते हैं उन्हें करना क्या है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान रिलेशनशिप में जाना चाहिए? और रिलेशनशिप में आप तभी जा रहे हो जब आपकी प्रायोरिटी कुछ और फिक्स हो गई एग्जाम के लिए। फ्यूचर में जॉब किस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेंगे इंडिया में? सर आपकी इतने साल की जर्नी रही है सर, है ना? पहले आपने ऑफलाइन पढ़ाया, देन आप ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, तो सर ऐसा क्या ब्रूटल ट्रूथ है जो कि 99.9% लोग यूपीएससी में फेल हो जाते हैं? देखिए, जब आप कोचिंग लाइन में रहते हैं और आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आप बच्चों से क्लास में भी इंटरेक्ट करते हैं, क्लास के बाहर भी उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, लाइब्रेरी में उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, आप टीचर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और फिर आप पेपर भी देखते हैं। तो बड़ी ही छोटी सी बात है, लोगों को लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बच्चों को जो बेचा जा रहा है, जो डराया जा रहा है कि ये किताबें पढ़ लो, ये किताब खरीद लो, वो किताब खरीद लो, और ये सब्जेक्ट इतना टफ है कि आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी, और किसी टीचर की इमेज बना दी जाती है लार्जर देन लाइफ कि इन टीचर के पास जाओगे तभी कुछ होगा। तो पेरेंट्स को भी ये दिमाग में बिठा दिया जाता है, बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी आईएएस बन सकते हैं। वो बच्चा कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करता। जिस दिन वो एनालाइज कर लेगा 10, 12, 15 साल के क्वेश्चंस को, तो उसे पता चल जाएगा कि ये सारा कुछ वही पूछ रहा है जो मैं अभी तक पढ़ता आया हूँ। 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज में जो कुछ दिया है, अगर वो अच्छे से पढ़ता रहे, करंट अफेयर्स के टच में रहे और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर ले, तो उसे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ बच्चों को नहीं पता 99% वो ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और जो उन्हें पढ़ना है वो बहुत बेसिक है, वो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बस अच्छे से पढ़ना है। बट उन्हें जो चीज़ बेची जा रही है वो इस कदर बेची जा रही है कि उन्हें लगता है कि शायद इसमें कुछ तो होगा। पूरा मैनिपुलेट कर दिया उन लोगों को। हाँ, पूरा ब्रेन वॉश्ड है। तो इसी वजह से बच्चे डरे डरे से रहते हैं और वो यूपीएससी को भी ऐसा मान लेते हैं कि ये तो भाई लार्जर देन लाइफ ऐसी चीज़ है जो प्राप्त कर ली तो सब कुछ प्राप्त हो गया। हाँ सर, क्या होता है कि जिस बंदे का यूपीएससी निकल जाता है ना, उसे तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जिस बंदे का नहीं निकला और उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता है कि अरे मेरा तो जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है ना, तो वो कैसे टैकल करे, है ना? इसके लिए देखिए, जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं तो पहली बात तो ये है कि और उन्हें लगता है कि मेरा जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा टाइप। हाँ, वो उनको ये वो अपने आप को ऐसा सोच सोच के बना लेते हैं, और सोसाइटी ऐसा बना देती है ना कि यही बस सब कुछ है। सोसाइटी, पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, सब कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसे लगने लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए। तो वो होता क्या है कि वो जब आप किसी चीज़ को लार्जर देन लाइफ बना देते हो, मान लो पेपर छोड़ो, आप किसी इंसान को ले लो, आप एक लड़का एक लड़की को लार्जर देन लाइफ बना दे कि अब तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसके लिए जहर तक खा सकता है। सेम लड़की भी कर सकती है। तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, वही लड़की अगर छोड़ के चली जाए और कैसे भी वो उस समय को काट ले 3, 4, 5 महीने को, तो वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो वही लड़की कल तक तुम उसके लिए जहर खाने को तैयार थे, आज तुम नॉर्मल भी हो गए, सिर्फ आपकी सोच के कारण। तो आप जब सोच में किसी को लार्जर देन लाइफ बना देते हो तो आप फिर अपनी सफलता और अपनी विफलता उसी से तय करने लगते हो। तो पहली गलती तो बच्चे वहां करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच कर लेते हैं अपने आप, बहुत ज्यादा। उन्हें लगता है यही होगा तो ये है, नहीं तो नहीं है। दूसरा ये कि वो जब तैयारी कर रहे होते हैं तो एक गलती करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसा ना करें, लेकिन अगर मेंटली उन्हें लगता है कि बहुत जल्दी वो नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो ये गलती ना करें कि दुनिया में गाते बड़ी जल्दी हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। हाँ, सब जगह एक हवा बनाने के लिए रिश्तेदारों में बता देंगे,
दोस्तों में बता तो देंगे। वो बंदा समझेगा हाँ कुछ तगड़ा कर रहा है ऐसा। तो जाहिर सी बात है, जब उसने Respect हर जगह ये अब रेस्पेक्ट के लिए उसने बात बता दी है और कल को उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, हाँ, तो सोचिए कि उसी के ऊपर वो चीज़ हावी होगी कि यार मैंने सबको बता दिया, अब मुझसे ये पूछेंगे वो पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, तो टेंशन में आता चला जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, जो कर रहे हैं चुपचाप करते रहें। कोई भी पूछे क्या कर रहे हो, कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ छोटा मोटा एग्जाम मेरा निकल जाए। हमेशा ऐसे दर्शाओ कि मैं बस नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा, तो आप थोड़ा कम प्रेशराइज्ड हो गए। ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, और जो मेंटली स्टेबल एंड स्ट्रांग है वो कुछ भी करें, वो सबको बता दें तो कोई दिक्कत और तो मेरे को आई थिंक लगता है कि जैसे सक्सेस मिलती है तो बंदा पब्लिकली उसे झेल सकता है, फेलियर को झेल नहीं सकता पब्लिकली। इतना प्रेशर होता है ना सोसाइटी का कि झेल ही नहीं सकता। इसलिए थोड़ा प्राइवेट रखो जब तक सक्सेस मिल नहीं जाती। बिल्कुल। इसीलिए चाहिए। ज़्यादातर बच्चे परेशानी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं पब्लिक प्रेशर कैसे झेलूं। और यहीं पर वही चीज़ और समझनी चाहिए कि रिश्तेदार कितने होंगे जो ऐसी बात कह रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे। हाँ। दोस्त कितने होंगे, 5 होंगे। घर वाले 3-4 होंगे, भाई बहन माँ बाप सब मिला दे तो। और आस पड़ोस के 3-4 लोग मिला दो, मतलब 25 लोग होंगे मैक्सिमम बता रहा हूँ, 25 लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे कि पेपर का क्या हुआ, ऐसा हुआ। अरे तुम तो ऐसा कह रहे थे हुआ नहीं, अरे तुम तो वैसा कह रहे थे हुआ नहीं। सोचो आप 25 लोगों के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे, तो जब आप आईएएस बन जाते तो आपको हो सकता है 25 लाख लोगों का प्रेशर झेलना पड़ता। तो आप जब 25 का झेलने के कैपेबल नहीं हो, तो अपने दिल से पूछो कि क्या आप आईएएस बनने के कैपेबल थे, नहीं थे। तो कई बार इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ये बताती हैं कि आप बड़ी पोजीशन के जाने लायक हैं या नहीं है। बड़ी पोजीशन पर या बड़े पदों पर वही जाता है जिसमें उसके लायक गुण होते हैं, और गुण चेक होते हैं छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज से, जिनमें से एक एक्टिविटी ये भी है कि जब आप 5 लोग या 10 लोग या 25 लोगों को नहीं झेल पा रहे, तो आप बड़े पद पर जाकर के लाखों लोगों को कैसे झेलेंगे। तो पहले उस लायक बनिए, तो प्रकृति अपने आप आपको वो चीज़ दे देगी जो आप डिजर्व करते हैं। अच्छा, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को इतना ओवर ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, और अपने स्टेट इधर यूपी बिहार राजस्थान इस टाइप में ज़्यादा है कुछ? हाँ, ये सवाल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया में ग्लोरीफाई किया जा रहा है ये बात सही नहीं है। गुजरात में लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे गुजरात हो गया, हाँ ये सब नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में भी कम ही है, कम है हाँ। कई स्टेट्स हैं, तमिलनाडु का भी उतना नहीं है। और ये तुम अपना यूपी बिहार राजस्थान इस टाइप में हमें का ज़्यादा है, क्योंकि हम कॉलेज में बंदों को मिलते हैं ना, तो कुछ लोग अपना आईटी फील्ड में उन्हें जॉब करना है, आईटी में सेक्टर में, और कुछ लोगों का लगा हुआ है अपना गवर्नमेंट जॉब में। वो ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ के हैं, यूपी के बिहार के राजस्थान का। उन्हें लगना है मतलब यूपीएससी करना है, किसी को एसएससी करना है, ऐसा टाइप करना है। तो ऐसा क्यों है इंडिया में? देखिए, यूपी बिहार या जितने भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं जो किसी भी तरह से समुद्र से टच नहीं है, वहाँ आप देखोगे उतना ही ज़्यादा फियर है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। कारण ये है कि ऐसे स्टेट्स बिजनेस फ्रेंडली नहीं रहे हैं। ऐसे स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है, जैसे यूपी को लीजिए, यूपी बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ी हुई है। कारण क्या है, यहाँ पर नदियाँ, यहाँ पर नदियों के कारण नदियों के आसपास बसावट हुई थी। आप कोई भी सिविलाइजेशन ले लो, सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस नदी के आसपास लोग बसे, ऐसे गंगा के आसपास बसे, जो गंगा यूपी बिहार से भी होकर के जाती है, बंगाल से भी होकर जाती है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास लोग ज्यादा बसे क्योंकि वहां पानी मिलता था, पानी से एग्रीकल्चर कर सकते थे, पानी पी सकते थे। इस वजह से एग्रीकल्चर फ्रेंडली होने के कारण लोग यहाँ पर बसे। अब विद द टाइम क्या हुआ, लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया, विभाजन हो गया। एक बाप के 4 बेटे थे, उसने बड़ा खेत 4 बेटों के नाम कर दिया, उसमें बंटवारा हो गया। तो अब उतनी पैदावार हो नहीं रही, मान लीजिए, या कहें कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि सबकी पूर्ति नहीं हो पा रही कि पैसे वाइज उनको फायदा हो सके। तो विद द टाइम उनको रियलाइज हुआ कि यार खेती में उतना पैसा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अब पंजाब हरियाणा में तो आ रहा है क्योंकि वहां पर लैंड फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, वो ग्रीन रेवोल्यूशन उसका अलग कारण है। तो यूपी बिहार बंगाल राजस्थान भी काफी हद तक, झारखंड, इन सब जगहों पे आप देखोगे कि जो उनकी आय का स्रोत हुआ करता था पहले, जो प्राइमरी स्रोत हुआ करता था, वो एक तरह से उनको उतना बेनिफिट नहीं दे रहा। अब दूसरा स्रोत हो सकता है बिजनेस, तो बिजनेस फ्रेंडली उनका वहां पर अभी तक रहा नहीं कुछ, क्योंकि वो एग्रीकल्चर फ्रेंडली ही था। जब तक वो बिजनेस की तरफ स्विच करते, तब तक यूपी बिहार और बंगाल में हमने देखा है ऐसी सरकारें आ गई जिन्होंने डेवलपमेंट की जगह बाकी चीजों पर ध्यान दिया। आप देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं वो इन सब क्षेत्रों में आए, आज भी देखने को मिलते हैं।
तो इन्होंने वहां पर इतना ज्यादा आतंक मचाया माफियाओं ने कि इन्वेस्टमेंट नहीं आया। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो जाहिर सी बात है जॉब्स नहीं आई, और जब जॉब्स नहीं आई तो लोगों को लगता है कि एक चीज तो है जो मिल सकती है, वो बची सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी देश के किसी भी कोने में रह रहे किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है, जबकि प्राइवेट नौकरी हर कोने तक नहीं है आज भी, और बिजनेस भी हर कोने तक नहीं है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों की विद द टाइम पिछले 20-30 साल में ऐसी साइकोलॉजी बन गई कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, और वो तगड़ी है, सही चीज है, और वो हाँ उसमें कम से कम हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। बाकी इससे पहले तो स्थिति ये थी, जब एग्रीकल्चर सही चल रहा था ना, तब लोग गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करना चाहते थे। आप अपने दादाजी के उम्र के लोगों से पूछिएगा, वो कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब कोई करना नहीं चाहता था, पकड़ पकड़ के ले जाते थे। क्या आओ क्लर्क बन जाओ, आओ रेलवे में नौकरी कर लो, आओ फौज में नौकरी कर लो। फौज में पकड़ पकड़ ले जाते थे कि आओ देश की सेवा करो। सही कह। और आज आदमी फौज में जाने के लिए, एक सिपाही बनने के लिए दिन और रात खपा रहा है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है। बाकी आप ये साइकोलॉजी गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में उतनी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ बिजनेस हो सकता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो सकता था, और जहाँ हजारों साल से हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से हो रहा है। तो यहाँ के लोगों के पास विकल्प था, दैट्स द थिंग। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे लोगों की साइकोलॉजी बदल रही है। लोगों को जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों को प्रोज एंड कॉन्स पता चले हैं गवर्नमेंट जॉब के, बड़ी बड़ी अधिकारी पोस्ट के। लोगों को प्रोज एंड कॉन्स अब आज का यूथ खुद का कुछ करने का स्टार्ट करने का सोच। एग्जैक्टली, क्योंकि अब वो ये जान रहा है कि प्राइवेट नौकरी में भी यही हाल है। यही हाल है। प्राइवेट नौकरी वाला ही व्यक्ति मान लीजिए एनसीआर में रह रहा है, तो सुबह निकलता है वो 8 बजे, मेट्रो पकड़ता हुआ भागता दौड़ता, एक हाथ में टिफिन एक हाथ में लैपटॉप पकड़ता हुआ 10 बजे तक ऑफिस पहुंचता है। फिर दिन भर लैपटॉप के सामने अपने आप को खपाता है, कभी एचआर की सुन रहा है, कभी बॉस की सुन रहा है, कभी टारगेट पूरे करने हैं, कभी टारगेट पूरे नहीं कर पाया, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स है। फिर ले दे के शाम को 6 बजे ऑफ करके वो वापस मेट्रो में पकड़ता हुआ घर पहुँचता है। 8 बजे घर पहुँचता है वो जब, तो खाना वाना खाता है, छोटे से एरिया में रह रहा होता है, फ्लैट में, बड़ी सी बिल्डिंग में, और फिर वो सो जाता है। इस तरह की जब वो जिंदगी जी रहा है तो उसे महसूस हो रहा है कि इसमें मेरी अब महसूस हो रहा है, क्योंकि टाइम लगा ये महसूस होने में। अब उसे महसूस हो रहा है कि नहीं यार, इससे अच्छा मैं अपना छोटा सा कोई काम डाल लूँ अपने शहर में, तो मैं खुश रहूंगा। जो खुश रहने की जो टेंडेंसी लोगों में आ रही है, थोड़े पैसे कम कमा लूंगा लेकिन खुश रहूंगा, ये बिजनेस की तरफ लेकर के। और ये चीज आ रही है, 3-4-5 साल हो गया अब, और लोग सोच रहे हैं ऐसा। जी हाँ। तो विद द टाइम आप देखेंगे भारत का युवा सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी पर कम आकर्षित होगा, अपना बिजनेस खोलने के प्रति ज़्यादा होगा ये चीज़। अच्छा, यूपीएससी सर लोग क्यों करते हैं, मतलब स्टेटस के लिए या फिर ये समाज सेवा करना चाहते हैं एक्चुअली, मैक्सिमम के लिए जाएं अगर? आप एक एग्जांपल देखिए छोटा सा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब सिलेक्ट हो जाते हैं, जिस दिन यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आए, उसके बाद आप देखोगे कि किसी एक बच्चे का फोटो 4 कोचिंगों पे लगा हुआ है। ये देखा है ना आपने? देखा है। ये आईआईटी में भी देखा होगा, मेडिकल में। तो ईयर 1 तो बिक जाती है ना, ईयर 1 तो आपको कम से कम 10 कोचिंग्स में दिख जाएगी। उसे एट द एंड ऑफ द डे उसे 3-4 करोड़ उसके अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब आ जाते हैं ना। तो जो समाज सेवा करने निकला था, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि ईयर 1 इस साल का उस साल का, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। कई ऐसी रैंक्स आपको दिखेंगी जो कई कोचिंग्स में लगी होंगी फोटो के रूप में। अब वो लगी हुई हैं तो जाहिर सी बात है उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने परमिशन दी है कि आप लगा सकते हो। मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ से टेस्ट ली, यहाँ से मैंने क्लासेस ली, यहाँ से क्लासेस ली, और जाहिर सी बात है उसके एवज में पैसा लिया होगा। तो जो समाज सेवा करने निकला था वो रिजल्ट आते ही बिक गया, तो क्या समाज सेवा होगी? सही कह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत हैं। कई लोगों के नाम आए स्कैम्स में, और नए आईएएस थे। कईयों पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है, कईयों का केस अभी भी चल रहा है। जिसमें आपने पूजा सिंघल का नाम सुना होगा, जो माइनिंग के किसी स्कैम में उनका नाम आया था, शायद झारखंड की थी, आई थिंक वहाँ सर्विस में थी। ऐसे ही आपने सुना होगा एक अनिल तुतरेजा करके थे, जो छत्तीसगढ़ के थे आईएएस, और उनका लिकर स्कैम में नाम आया। और एक मैंने सुना था कि पूरा जंगल बेच दिया था, पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जी, ये सब बड़ा आम है। नीरा यादव एक है, नोएडा की थी वो तो। अच्छा। उनका लैंड स्कैम में नाम आया था। ऐसे ही जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, एक और थे अरुण मिश्रा, जो आपके आई थिंक उड़ीसा के थे। उनका नाम आया था माइनिंग और एनवायरनमेंट
के घोटाले में। ऐसे कई नाम हैं जो चर्चा में रहे थे, बाकी मुझे याद नहीं आ रहे। और ये सब नए आईएएस 2000 के बाद के थे। तो समाज सेवा आप देख लीजिए, जी जी, और कई लोग हैं जो समाज सेवा कर भी रहे हैं, बहुत कम है संख्या। बहुत संख्या कम है। जैसे एक नाम मैं आपको बताता हूँ, संजीव चतुर्वेदी जी। अच्छा, वो आईएएस थे, उन्होंने, वो डॉक्टर भी थे, उन्होंने एम्स ऋषिकेश में होने वाली गड़बड़ियों का उजागर किया। किस तरह से भर्तियों में गड़बड़ हो रही है, किस तरह से प्रोक्योरमेंट में गड़बड़ हो रही है, मतलब जो भी चीजें एम्स से संबंधित थी उसकी सारी गड़बड़ियां उन्होंने उजागर कर दी थी। उन्हें कष्ट भी हुआ, सिस्टम ने उन्हें परेशान भी किया, बट वो लगे रहे। फलस्वरूप उन्होंने मांग करी कि मुझे पीएमओ में डेपुटेशन पर भेज दिया जाए, और फिर 2015 में उनको रामसे अवार्ड भी मिला था इन आउटस्टैंडिंग इंटीग्रिटी फॉर पब्लिक सर्विसेज में, जो ईमानदार लोगों को मिलता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ईमानदारी दिखाई, सिस्टम में रह करके भी लड़े, उसके बावजूद बहुत संघर्ष के बाद फिर दुनिया ने उनको नवाजा भी। रामसे अवार्ड दुनिया के लेवल पे दिया जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि हर तरह के लोग होते हैं, बट ये कहना, जब लोग ये कहते हैं, स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें मैं कई बार डिस्कशन करता हूँ तो यही कहते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है, तो मैं कहता हूँ यार ये बेकार की बातें मत किया करो। तो लोग कहते हैं यार ये कैसे कैसे बोल रहे हो आप, तुमने क्या बोलूं, समाज की सेवा तुम्हें करनी है तो समाज की सेवा तो टीचर बन के भी कर सकते हो। यही सब बनना है, हाँ, सोसाइटी में रह के कर सकते हो, कोई प्रोफेशन नहीं चाहिए, कुछ भी कर सकते हो आप। समाज की सेवा एक सफाई वाला बन के कर सकते हो, समाज की सेवा आप एक छोटा सा बिजनेस खोल के कर सकते हो, अपना अवेयरनेस का यूट्यूब चैनल चला के कर सकते हो। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हमें बड़े स्तर पर करना है जिसमें ज्यादा लोगों को हम सेवा दे पाए। तो मैंने कहा ऐसे तो तुम आईएएस बन जाओगे तो सेवा दे रहे होगे मान लो 10 लाख 20 लाख लोगों को, तुमसे ज्यादा सेवा तो फिर भी ऊपर के पद के या सीएम लोग दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस दे रहे हैं, फिर तो पॉलिटिशियन बनो, या और ज्यादा बनना है तो पीएम बनो, फिर आईएएस तक क्यों पीछे रह रहे हो। उन्हें ज्यादातर लोगों को आईएएस बनना होता है सिर्फ भौकाल जमाने के लिए। अरे यही रियलिटी है सर। तो ये जब तक लोगों को रियलाइज नहीं होगा कि ये जो भौकाल आईएएस बन के जमाना चाह रहे हैं वो अन्य तरीकों से भी जमाया जा सकता है। कई ऐसे भी लोग रहे हैं जो आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद छोड़ देते नौकरी। आप अनअकैडमी के जो फाउंडर थे रोमन सैनी जी को देख लीजिए, छोड़ दिया, शायद ऑल इंडिया 18 रैंक आई थी 2013 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने छोड़ करके फिर अपना ऐसा प्लेटफॉर्म यूज किया जहाँ उनको लगता था कि वो ज्यादा अच्छे से इंप्रेशंस दे सकते हैं, शायद सेवा में रहकर नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा था। ऐसे ही एक नाम मुझे याद आ रहा है, एक लड़का बड़ा और उस समय फेमस था जिसने आईआईटी निकाला था, आईआईटी निकालने के बाद आईएएस निकाला, आईएएस निकालने के बाद 2011 में निकाला था, कुछ समय तक सेवा दी, फिर शायद 18 या 19 में रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको अपना पैशन परस्यू करना था और उनका पैशन था क्लासिकल सिंगिंग। अच्छा, हाँ, सब कुछ छोड़ के क्लासिकल सिंगिंग में वो आ गए, पर आज वो सोशल मीडिया बहुत फेमस है और क्लासिकल सिंगिंग में डूबे हुए हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कशिश मित्तल उनका नाम था। तो उन्होंने ऐसा किया। तो बताओ, जो आदमी पद प्राप्त कर ले रहा है, सेवा में है, सेवा कर रहा है, फिर भी छोड़ दे रहा है पैशन के लिए। और मेरे को लगता है कि एकदम से हम लोग भीड़ में चल देते हैं ना, फिर एट द एंड अब जब वो अचीव हो जाती तो लगता है कि अरे इसके लिए तो हम बने ही नहीं थे, मतलब पहुंच के वहाँ पता चल रहा है ना। हम लोग मतलब समय नहीं दे रहे इस भीड़ में, इतना भगे जा रहे हैं, समय नहीं दे रहे अपने आप को कि मेरे को क्या करना है एट द एंड। बस जब पहुंच जा रहे हैं वहाँ पे तो अरे ये तो मेरे लिए थी ही नहीं ये चीज़ हो रही। मैं भी जब नौकरी करता था बीटेक एमटेक करने के बाद, तो नौकरी करते करते एक दिन रियलाइज बहुत दिन से हो रहा था, पर एक दिन कदम उठा लिया, खैर ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी, मैंने छोड़ दी। अगले दिन सुबह छोड़ के वापस आ गया। मैंने कहा आईएएस की तैयारी करेंगे। अरे हमने सुना यार जोश टॉक्स पे आप कह रहे थे, पापा से कहा कि पापा ने कहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। हाँ, तो मैं जब आईएएस की तैयारी करने आया तो 1-1.5 साल तैयारी करी, फिर एक बार प्री निकला था, तो फिर एक नहीं निकला, प्री भी नहीं निकला, ना निकला, मेंस में गए, फिर अगली बार मेंस नहीं निकला था, फिर अगली बार प्री भी नहीं निकला। तो प्री के मुझे इतना कठिन लगता था, प्री में इतना ज्यादा याद रखना पड़ता था, तो मुझे एक टाइम लग गया था कि यार मैं इस पेपर के लायक नहीं हूँ। फिर मैंने अपने दिमाग से पूछा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैंने कहा पहले से क्लियर है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे खुश रहूँ अंदर से, और जब मैं अंतिम समय आए तो ये लगे कि मेरी वजह से कई लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया। तो मैंने कहा ये काम तो मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने दूसरा तरीका चुना। ठीक है, मैं देर आया पर दुरुस्त आ गया, अब मैं खुश हूँ जो कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ। तो होता ये है कि कई बार एक 17 साल का लड़का, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक 17 साल का लड़का है, 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में गया, विद द टाइम सब जगह के एनवायरनमेंट से प्रभावित होकर के वो सोचता मैं IAS बनूंगा, हाँ। तो वो ग्रेजुएशन पे ध्यान नहीं दे रहा, IAS पे आ गया, तैयारी कर रहा है, इधर उधर वीडियोस देख रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा वीडियोस करूं, ऑनलाइन कोचिंग लूं, किताबें कौन सी लाऊं, क्या करूं, हर टीचर अलग तरह की बात कह रहे हैं। ग्रेजुएशन पूरी निकल जाती है, फिर तैयारी करने दिल्ली चला जाता है। ग्रेजुएशन होते होते मान लो उसे 20-21 साल का हो गया, फिर दिल्ली चला गया, फिर वहाँ एक अलग ही एनवायरनमेंट देख रहा है। उस अलग एनवायरनमेंट में 1 साल उसे समझने में निकल गया कि यहाँ कैसे सेटल होते हैं। पता चला दिल्ली में 2-3 साल तक तैयारी करता रहा, 24 साल का हो गया, 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, पता चला किसी अटेम्प्ट में वो 10-12 नंबर से रह गया। अब उसे लगा कि यार जब 10-12 से रह रहा हूँ तो अगली बार तो निकाल ही लूंगा। अरे कोचिंग में भेज दिया, फिर अरे अब तो निकाल ही अब तो निकाल लोगे। फिर अगले साल वो फिर तैयारी करता है, हो सकता है इस बार फिर निकल जाए। फिर लगता है तो मेंस निकाल लूंगा, नहीं निकल पाया, फिर प्री मेंस में करता करता वो 27-28 का हो जाता है, अपने सारे अटेम्प्ट खर्च कर लेता है। जब 28 साल का हो जाता है तब वो जब थक जाता है, सोचता है यार अब क्या करूं, फिर सोचता है तो मैं आगे आ गया हूँ, एक काम करता हूँ PCS की तैयारी कर लेता हूँ, PCS में तो हो ही जाएगा। फिर अगले 3-4 साल PCS के भरोसे निकाल देता है। अब वो 32 का हो गया, 32 का होने पर अगर PCS भी नहीं निकला, ये 95% बच्चों के साथ होता है। आप 4 एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे ले आओ कि नहीं हमारा बुआ का लड़का तो ऐसा है जो हो गया था, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो हो गया था। होने वाले 1000 होते हैं, केवल 1000 होते हैं, जो नहीं हो पाते वो 15 लाख होते हैं। तो मैं 15 लाख के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब 32 साल का लड़का क्या करेगा? या तो SSC की तैयारी करे तो ले दे के 2-4 साल में SSC में लग जाएगा, मान लो वो भी नहीं लगा तो वो किसी मतलब का नहीं रहा। अच्छा, आपके हिसाब से कितने अटेम्प्ट सीरियस दें, फिर उसके बाद थोड़ा अल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए आपके हिसाब से? अब इसमें भी कई चीजें हैं। पहला तो ये है कि पृष्ठभूमि कैसी रही है। पृष्ठभूमि ऐसी रही है, आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आप 17 साल तक क्लियर ही नहीं कर पाओगे आपको करना क्या है, तो आप ग्रेजुएशन करो अच्छे से। ग्रेजुएशन में जो चीज सामने आ रही है वो अच्छे से करो, कुछ और मत सोचो। इस दौरान आपको धीरे धीरे आपके पैशन पता चलने लगेंगे। फिर आपका जो भी पैशन है उसके पीछे भागो, चाहे आपका पैशन डांस करना हो, म्यूजिक हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, पॉडकास्ट करना हो, कुछ भी उसके पीछे भाग जाओ। और आपको नहीं मतलब UPSC की तैयारी करूंगा, तो ठीक है करो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, 2 साल तैयारी करो जम के, सब भूल जाओ, कमरे से बाहर ही मत निकलो। इस तरह से हो जाए आपकी जिंदगी कि लोग 3-3 दिन तक देख रहे हैं आप निकल ही नहीं रहे। 2 साल खपा दो, उन 2 साल में आपको पता चल जाएगा कि आपका होना क्या नहीं होना, पता चल जाता है अंदर से। और ज्यादा से ज्यादा आपको सारे रिस्क लेने हैं, सब कुछ करना है, तो मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक कर लो रिस्क वगैरह, उसके बाद कुछ मत करो, ढूंढ लो कुछ इत्मीनान, फिर अपना कुछ दूसरे फील्ड में निकलो फटाफट से। क्योंकि जो आदमी की पीक एज होती है जहाँ वो सबसे ज्यादा चीजें कर सकता है वो यही है, 22-23 से लेकर के 28-29 तक। यहाँ आपकी एनर्जी आपने पेपर में खपा दी तो फिर बाकी जिंदगी क्या करोगे यार, फिर बचा ही क्या आपके पास। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है। एस्पिरेशन होना अच्छा है, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे IAS बनना है, ये अच्छी चीज है, लेकिन यथार्थ में जीना भी जरूरी है पूरा, कि हाँ सही जा भी रहे हो नहीं जा रहे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं लायक हूं भी कि नहीं हूं, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, क्या मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि मैं आगे बढ़ मतलब मैं अगर कहीं कुछ नहीं कर पाया तो फैमिली सर्वाइव कर जाएगी, क्या मेरे पास अल्टरनेटिव है या नहीं है। अब मान लो किसी के पिताजी का शोरूम है कारों का, तो वो तो 40 साल तक अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाद में शोरूम संभाल लेगा। नहीं, हर इंसान को अपनी आर्थिक स्थिति देखनी पड़ेगी ना इस केस में कि क्या है क्या नहीं, तो कैलकुलेशंस करना जरूरी है। लेकिन सर इतना सही बेचा जा रहा है इन लोगों को कि ये बंदे 10 साल तक मुखर्जी नगर में पढ़े हैं, मतलब, और हम अपने कॉलेज की मेंटालिटी लोगों को बता रहे हैं कि मतलब इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। बताइए, रियलिटी बता रहे सर, रियल एग्जांपल। मैं बैठता हूँ ना लोगों के पास, और यूपी बिहार राजस्थान का ऐसा बंदा है, वो चाहता है कि इससे बेटर नहीं कुछ है, ये सब चीजें चलती रहती है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ये चीजें स्टार्ट होती हैं घर से। आप देखिए घर में किस तरह का माहौल दिया जाता है, घर में माहौल ही ऐसा बनाया जाता है कि बेटा बड़ा आदमी बनना है, IAS PCS बनना है, जाके 10वीं तक के बच्चे को सिखाया जाता है कि IIT JEE में जाना है या मेडिकल में जाना है। अभी आपने एक रील देखी होगी जिसमें 2 बच्चे शायद IIT में मेडिकल में सिलेक्ट हो गए थे, आई थिंक नीट में हो गए थे, टॉपर थे दोनों, तो वो बेचारे डांस कर रहे हैं, उनको डांस करना भी नहीं है, और उनके पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से डांस कर रहे हैं, देखा था आपने? ऐसे एक लड़का और था,
वो भी टॉपर था, जाने किस चीज़ का, नीट या IIT में से किसी एक का था। उसको उसके घर वाले हाथ पकड़ पकड़ के नचा रहे, नाच नाच, वो ऐसा हाँ ऐसे करके नाच भी नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा था ये इसे हो क्या गया है। और पेरेंट्स पागल हो रखे हैं। तो कई बार पेरेंट्स को अपने आप ऊपर भी काम करना चाहिए कि अपने ईगो के चक्कर में अपने बच्चे के जीवन को मत दांव पे लगा। मतलब बच्चे से पूछ ही नहीं रहे कि वो चाहे क्या रहा है, मतलब अपना दिखाना है सोसाइटी में कि मेरा बच्चा बस। ऐसा है, इस टाइप का। और कई पेरेंट्स ये कहेंगे कि नहीं हम तो अपने बच्चे से कुछ नहीं कहते, कैसे करो वैसे। तुम नहीं कहते, लेकिन तुम माहौल तो ऐसा बना के रखते हो कि बच्चे के दिमाग में अनकॉन्शियसली घुस जाता है। वो तो कह देंगे कि नहीं, ये ऐसा कर रहा है कि तुम भी ऐसा करो, फिर बाद में कह देंगे कि नहीं नहीं अपना मन का करो, ऐसा टाइप। पहले कुछ पेरेंट्स हुआ करते थे जो खुद कहते थे कि देखो ऐसा है, तुम्हें IIT में इतनी रैंक लानी है तो ये होगा, वरना नहीं होगा। इससे पहले मार्क्स के बारे में बताते थे कि 10-12 में इतने मार्क्स ले आऊँ तुम्हें साइकिल लेके देंगे या मोटरसाइकिल लेके देंगे। फिर IIT JEE में चलने लगा ये, कितना कर लो तुम ये देंगे, उतना कर लो वो देंगे। पेरेंट्स ये भी बताते थे कि बच्चे को भविष्य में क्या बनना है, बच्चे पे थोपते थे। पहले टाइप के पेरेंट्स ऐसे थे। फिर पेरेंट्स को लगा यार कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा बदलाव करें। फिर पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चों पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि बेटा जो करना देख लो। लेकिन छोड़ तो दिया, लेकिन छोड़ भी ऐसे रहे हो कि वो जहाँ जा रहा है उसे IIT JEE वाले या फिर मेडिकल वाले ही मिल रहे हैं, तो ले देके उसके दिमाग में वही घुसेगा। भाई मेरा एडमिशन ऐसे स्कूल में करा दिया जाए, मान लो जहाँ पे 90% बच्चा यही सोच रहा है कि IIT JEE में जाऊँ कि मेडिकल में जाऊँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगेगा कि यार यही चीज़ सराउंडिंग का कितना फर्क होता है सर, है कि नहीं। फिर पेरेंट्स ने और बदलाव किया। अब पेरेंट्स क्या करने लगे कि जो थोड़े, मैं एडवांस पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, अब वो कुछ नहीं कहते हैं पर बातें करेंगे ऐसी कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि मुझे यही करना है, कि बच्चा कह भी ना पाए कि मेरे से प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ पेरेंट्स भी बड़े चालाक होते हैं, कह रहे हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। पर कहा नहीं है, तुम बच्चे को सारे एग्जाम्पल तो वही दे रहे हो। बच्चा मान लो घर में कोई गलत काम, कुछ गलत कर रहा है, गलत तरीके से खा रहा है, बैठा है, बोल रहा है, तो आप उसे कह रहे हो ऐसे मत बोला करो, ऐसे बोला करो। पता है जितने भी IAS PCS अधिकारी होते हैं वो ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे खाओ। जितने भी ऑफिसर होते हैं IAS PCS अधिकारी होते हैं वो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तुमने देखा है IAS अधिकारियों को ऐसे क्यों करने दिया जाता है, वैसे क्यों करने दिया जाता है। आप बार बार उसे एग्जाम्पल दे रहे हो IAS PCS अधिकारियों को उसे सुधारने के लिए, तो विद द टाइम उसके दिमाग में तो यही बैठ जाएगा ना कि यार यही चीज़ बड़ी होती है, यार यही मुझे करना चाहिए, शायद तब ये लोग खुश हो जाएंगे। अब ऐसे पेरेंट्स को भविष्य में बोला जाए कि आप तो यार अपने बच्चे को थोप रहे हो यार, अरे हम कहाँ थोप रहे, हमने तो कह रहा कि अपने आप करो। भाई तुमने उसके दिमाग में डाल दी वो चीज़ पूरा। अब वो राष्ट्रपति भी बन जाएगा तो उसे लगेगा कि यार कुछ छूट रहा है। IAS पूरा ग्राउंड रियलिटी है ये सर, और ये होता है। मैंने कुमार विश्वास जी का एक कथा सुन रहा था मैं, उस दिन श्री राम कथा सुनाते हैं वो, तो उन्होंने बात बताई कि उनके पिताजी चाहते थे कि हमारा लड़का DM कलेक्टर बने, बड़े फेनेटिक थे कि कलेक्टर बने, पर वो बन गए पोएट, कवि बन गए। अब साहब कविताएं करने लगे तो उनके पिताजी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें लगता था ठीक है, मतलब इम्प्रेशन ऐसा था कि कलेक्टर बनोगे तो ही कुछ है, ये क्या कविता कह रहे हो। सोचो कुमार विश्वास को पूरा जीवन खपाना पड़ गया, जब वो 40, 45, 50 साल के हो गए तब जाके उनके पिताजी को लगने लगा कि नहीं मेरा लड़का अब तो कुछ कर रहा है, जब दुनिया देखने आने लगी। तो यार सोचो, चलो कुमार विश्वास करते चले गए, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं। कुमार विश्वास तो एक लाइन में निकल गए, कई बच्चे नहीं निकल पाते। ये बात है, उनके साथ किसने सबसे बड़ा खिलवाड़ किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो घर से स्टार्ट होती हैं चीजें। ये बात है। पेरेंट्स अपने ईगो को आगे रखने के लिए बच्चे को IIT JEE, नीट, फिर IAS से आगे सोचने ही नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं, सही कह रहा। ये है सबसे बड़ी क्या। यस सर, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो नहीं हो पाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है उनके माइंडसेट में? क्लियरिटी है। जो सक्सेसफुल होते हैं पहले तो क्लियर होते हैं उन्हें करना क्या है। दूसरे उन्हें कोई भी रोके कितना भी कुछ करे वो डगमगाते नहीं हैं, उन्हें पता होता है मुझे करना क्या है, मुझे ऐसे ऐसे करना है। दूसरा किस्मत, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बहुत लोग मेहनत करते हैं, ये आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा, कई मैंने बॉलीवुड एक्टर्स के मुँह से सुना है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत अच्छी है तो हम आगे बढ़ गए। अक्षय कुमार ने कहा था। अगला ये होता है कि वो किसी एक स्किल पे काम कर रहे होते हैं। आपने आज 5 मीटर गड्ढा खोदा पानी निकालने की तलाश में, फिर नहीं मिला, फिर आप आगे बढ़ गए, आपने फिर 5 मीटर खोदा, नहीं मिला, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर 5 मीटर खोदा, नहीं मिला, तो ऐसे पानी मिलेगा आप तो नहीं। आप 10 जगह 5-5 मीटर खोद चुके, नहीं। इससे अच्छा एक ही जगह 50 मीटर खोद देते तो शायद पानी मिल जाता।
तो जो सक्सेसफुल होते हैं वो किसी एक स्किल को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं बिना इस बात को चिंता किए कि इसका क्या फल मिलेगा। और जो सक्सेसफुल नहीं होते वो डर डर के अपने चीज़ें बदलते रहते हैं। ये चीज बदलना चाहिए भी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें एफिशिएंटली नहीं कर पागा तो बदल दो, और एफिशिएंटली करो और आपको डर है यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं लेकिन डर के मारे उसको आगे परस्यू नहीं करते, उन्हें लगता है यार क्या पता कुछ नहीं हुआ तो ऐसे करके। ये है। अच्छा, ऐसे क्या साइन है इससे पता चल जाता है कि बंदे का यूपीएससी निकल सकता है? मतलब क्लियर तो नहीं बता सकते कि निकलेगा, बट क्या क्या साइन ऐसे दिख जाते हैं इनिशियली? सबसे अच्छा लॉजिकल थिंकिंग ऐसी हो जो आपको कई सारे डायमेंशंस को जोड़ करके सोचना सिखाती हो। यूपीएससी की तैयारी ही इस तरह की है जो आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ाती है और आपका दिमाग इस तरह का बनाती है कि आप किसी भी समस्या को 15 एंगल से सोचो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि हिमालय के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप सिर्फ ये ना बता दो कि वहाँ घूमना अच्छा लगता है, आप ये भी बताओ कि ये इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर के रूप में भी काम करता है। आप ये भी बताओ कि हमारे लिए नदियों का स्रोत है। आप ये भी बताओ कि ये हमारे लिए टूरिज्म का स्रोत है। आप ये भी बताओ कि यहाँ से मेडिसिनल एडवांटेजेस भी है। आप ये भी बताओ यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा घनी पाई जाती है। तो आप एक टॉपिक को 10 एंगल से सोच रहे हो, ये यूपीएससी सिखाता है। तो किसी व्यक्ति में अगर ये एबिलिटी आ गई विद द टाइम तो ये उसका पहला साइन है। दूसरा, उसको डिसिप्लिन उसके अंदर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डेली करे लेकिन करे, निरंतरता होनी चाहिए। डिसिप्लिन है तो डेफिनेटली काम हो सकता है। और तीसरा, उसकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, थोपी हुई सोच ना हो। अच्छा, वो ना मान रहा हो जो समाज कह रहा है, वो ना मान रहा हो जो पेरेंट्स कह रहे हैं, वो ना मान रहा हो जो बड़ा भाई कह रहा है, वो मान रहा हो जो सबके सुनने के बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। आप समझ रहे हैं? और पेशेंस बहुत ज्यादा हो। थर्ड साइन है ना, कितना अब उस पर दबाव आ जाए, कुछ भी आ जाए, टेंशन नहीं आनी चाहिए। धैर्य पूर्वक से लगना चाहिए कि आई विल मैनेज, क्योंकि प्रेशर का ही खेल है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, धीरे धीरे डिसिप्लिन आप में आ रहा है, आप पेशेंस धीरे धीरे ला पा रहे हैं, आप 10 जनों की बात सुन के भी कूल डाउन रह पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप क्रिएटिव थिंकिंग लेकर के आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी सोच अपनी है, थोपी हुई नहीं है ना, और जाहिर सी बात है कि आपके स्टडी आवर्स ठीक ठाक है, आपको बड़े अच्छे से पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, मुझे यही पढ़ने हैं, कुछ और नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर निकल सकता है। सर, जो बंदा 60-70% नंबर ला रहा है ना, उसका जो पेरेंट्स है वो उन्हें कंपेयर कर रहे हैं दिन रात, है ना, और वो बंदा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका है आज के टाइम पर, तो वो कैसे बड़ा आदमी बन सकता है, कुछ कर सकता है जिंदगी में? उसके लिए सबसे अच्छा जो समाधान है वो है सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया ना चलाए, वो सोशल मीडिया पर देखे डेली तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं उसे जो पढ़ाई में शायद 40% भी नहीं ला रहे थे लेकिन आज सक्सेसफुल है, आज सक्सेसफुल है वो। कई बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके बारे में आप जाने होंगे तो आपको पता चला होगा कि इनके तो परसेंटेज ही कुछ नहीं आए थे। मैंने कई यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं जो सफल हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक ज़माने में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, सुनने लगा यार नहीं हो पाई, यूट्यूब पर काम पढ़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो 60-70% ला पा रहा है और उसे घर में माहौल ऐसा बन गया है कि अरे तुम बेकार हो, तो मेंटली भरोसा रखे, उसे पता होना चाहिए कि हमें किसी एक स्किल पर काम करना है और मुझे नेचुरल रहना है, जो मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है उस पर काम करना है। मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। सोशल मीडिया पे तमाम एग्जाम्पल हैं। सबसे ज्यादा वो इंटरव्यूज देखे, जितने देख सकता है, जितने पॉडकास्ट देख सकता है, जितने भी सफल लोगों के इंटरव्यूज देख सकता है, उतने इंटरव्यूज देखे। सारे बॉलीवुड वालों के देख डाले, क्रिकेटर्स के देख दे, पॉलिटिशियंस के देख ले, तमाम स्फीयर के जो अलग अलग सफल लोग हैं जो 30-40 साल से किसी क्षेत्र में सफल हो चुके हैं, उनके इंटरव्यूज देखे तो उसे पता चलेगा कि इनमें मुझ में कोई फर्क ही नहीं है, वहां से उसे स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये उसके लिए सोल्यूशन है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मतलब रिलेशनशिप में जाना चाहिए? रिलेशनशिप में आप तभी जा रहे हो जब आपकी प्रायोरिटी कुछ और फिक्स हो गई एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम में डूबे हुए हो, आपके लिए एग्जाम ही सब कुछ है, तो आपका रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और अगर आप, है ना, और आपकी अगर रिलेशनशिप कोई पहले से भी है और फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों मिलकर के तय करिए कि देख भाई मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना है, मुझे ये करना है, और तुम मेरा क्या सहयोग कर सकते हो या कर सकती हो वो तुम बताओ। वो कहे नहीं नहीं मुझे तो आपसे कम से कम डेली रात भर बात करनी है, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये चीज उसके बावजूद भी कोई लड़की है कि नहीं तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस 5 मिनट बात करो फिर पढ़ो, तो सही पार्टनर है, तो वो सही पार्टनर है, तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे।
तो आपके पास टॉक्सिक पार्टनर नहीं होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव का मतलब ये होता है कि अगर उसे लग रहा है कि आज आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, तो आप काम कर रहे हैं, कल को उसे लगेगा तो आप करोगे। जैसे आप देखें बोट के जो को फाउंडर हैं अमन गुप्ता जी, उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि 40 साल तक मेरी वाइफ की कमाई पे मैं बना हूं। तो उस समय उनकी वाइफ मेहनत कर रही थी, तो उनको जरूरत थी। अब वो चाहती तो यही कह सकती तुम तो मेरी कमाई खाते हो, बिल्कुल, पर उन्होंने किया और आज देखो अमन गुप्ता की वजह से सब कुछ है। क्या मजे। ऐसा ही वो ग्रोवर, असली ग्रोवर जी के साथ भी ऐसे ही थे, शाहरुख खान के साथ भी ऐसे ही था। तमाम बड़े लोग रहे हैं जिन्होंने रिलेशनशिप के साथ भी सफलता हासिल करी है, लेकिन सही पार्टनर ढूंढना जरूरी, लेकिन पार्टनर सही होना चाहिए। ये वरना तमाम ऐसे हैं जिनकी शादी 6 महीने की हुई थी। कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा क्या सच है जो कि स्टूडेंट को कोई बताया ही नहीं जाता? कोचिंग इंडस्ट्री का सच जो स्टूडेंट को नहीं बताया जाता वो ये है कि वैसे तो कई सच है, मैं सोच रहा हूँ उनमें से कौन सा एक बताया जाए। मैं देखो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता सबको, कि कोचिंग इंडस्ट्री में ध्यान इस बात का दिया जाता है कि बच्चे की फीस जमा होती रहे और एडमिशंस होते रहे। समझ रहे हैं आप? बहुत ना के बराबर ऐसी हैं जो इस बात पर ध्यान देती हैं कि फीस आए ना आए, एडमिशन हो ना हो, रिजल्ट आना चाहिए। तो ऐसा हो अगर तो बड़ा अच्छा रहता है। और बिजनेस में ऐसे एथिक्स भी हैं। अच्छा, कोई लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, कह रहे आप तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हुआ है। एग्जाम्पल बताता हूँ, 2007 में रतन टाटा ने यूके की कंपनी कोरस खरीदी थी। उस कंपनी को खरीदने के बाद उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चाहते थे बना देते, कुछ ले ऑफ्स कर देते, कुछ कर्मचारियों को निकाल देते, कुछ की सैलरी कम कर देते, उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती और मुनाफे में आ जाती। पर कंपनी खरीदने के बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि एम्प्लॉय की अपनी एक डिग्निटी होती है। वो जिस कंपनी से जुड़ा है, काम कर रहा है, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी एक डिग्निटी है। ये थोड़ी कि मालिक बदला तो एम्प्लॉय कोई खिलौना है क्या निकाल दिया। तो उन्होंने उस समय एम्प्लॉय के बारे में सोचा और उन्होंने कहा मुनाफा देखेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब मेरे लिए काम करने वाले लोग हैं। अभी तक ठीक है कोई और के लिए कर रहे थे, अब ये मेरे साथ कर रहे हैं, कंपनी तो वही है। तो उस भाव के साथ उन्होंने अपने साथ जोड़े रखा। और आज देखो उनके सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए जान छिड़कते हैं, उनकी कंपनी के लिए। ताज होटल में जब हमला हुआ था 2008 में, तो कोई कर्मचारी 10 दिन पहले नौकरी ज्वाइन किया था और उस दिन अगर ड्यूटी पर था तो उसकी सारी जिंदगी भर की जिम्मेदारी रतन टाटा जी ने उठाई थी, उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई थी। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस सिर्फ इस बात पे ध्यान देने से चलता है कि पैसा आना चाहिए। बिजनेस इस बात पे ध्यान देने से चलता है कि आपका जो कस्टमर है और आपकी जो सेवा देने वाले हैं, आप उनको क्या समझते हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ कमी है वो ये है कि वो बच्चों के इम्प्रूवमेंट पर कम ध्यान देते हैं, पैसे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो बच्चों से अगर ये कह भी रहे हैं कि हम आपका इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी इसलिए ताकि एडमिशन और ज़्यादा हो। तो ये क्या है। अच्छा, सेक्रीफाइस कितना जरूरी है एक बड़ी सक्सेस के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी आपको ऐसा कौन सा व्यक्ति याद आ रहा है जो बहुत बड़े पद पर हो और उसने लगभग जीवन भर सब कुछ सेक्रीफाइस किया हो? मतलब सेक्रीफाइस ना किया हो, सेक्रीफाइस किया हो। वो तो सब हमें लग रहा है जो भी टॉप पर है। नहीं, अभी कोई ऐसा याद आ रहा हो जल्दी से एकदम से? मोदी जी को लेना। हाँ, उन्होंने जीवन में सब कुछ सेक्रीफाइस किया। कम उम्र में घर छोड़ दिया, उनकी शादी कम उम्र में करा दी गई थी, वाइफ छोड़ दी। उसके बाद आरएसएस से जुड़ गए, आरएसएस से जुड़े गए, जो काम दिया गया करते गए, करते करते जब उनकी एक उम्र हो गई 52-53 साल के हो गए, तब जाके उनको इनाम में क्या मिला? गुजरात के सीएम। 52 साल तक उस आदमी ने सिर्फ सेक्रीफाइस करा, वो कुछ नहीं किया। और ऐसा भी नहीं पता था उन्हें कि वो सीएम बनी जाऊंगा, वो भी एक्सीडेंटली बनी थे। आज के युवा में इतना पेशेंस है? नहीं है। आज का युवा जरा सी चीज नहीं छोड़ेगा कोई। वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ वो वर्क लाइफ बैलेंस बताता है कि नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए तो फिर लाइफ ऐसी बनेगी 6 से 8 वाली। बस फिर 20 साल बाद ये मत कहना कि यार हम तो एक मीडियोकर बन के रह गए। उस आदमी ने 52 साल तक निस्वार्थ होकर के सब छोड़ा ही। ना तो उन पर कोई ऐसी मर्सिडीज में घूमते थे वो, ना उन पर कोई बंगला था। आरएसएस के क्या कह सकते हैं सदस्य होने के नाते, आरएसएस में अगर आप सदस्य हो तो पता है रात का खाना आपको किसी ना किसी के यहाँ खाना होता है एज अ
जैसे मान लो मैं किसी आरएसएस के स्वयंसेवक को जानता हूँ, तो वो किसी दिन मेरे को फोन कर देगा कि अंकित जी आज मैं शाम को आ रहा हूँ, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको खाना खिलाऊं। अच्छा तो खाना ऐसे ही खाया जाता है। तो निस्वार्थ भाव से करते गए, और आज देखो उनको जितना ज्यादा सेक्रीफाइस उतनी ज्यादा रिटर्न, मेहनत करी दिनों रात। और आरएसएस में ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी के रिश्तेदार हो तभी आगे बढ़ता है, मतलब अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज का कुछ भी। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपने ये सोचा है कि मुझे बड़ा बनना है तो आपको बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने होंगे। कोहली को देख लो, खाने का सेक्रीफाइस। बिल्कुल हाँ। कोहली ने शायद बताते हैं 10-12 साल से रोटी नहीं खाई कोई, क्योंकि अगर वो रोटी खा लेते तो फिर वो शायद लेथार्जिक हो जाते। ये चीज है। अनुष्का का कैरियर सेक्रीफाइस बच्चे के लिए। कौन अपना कैरियर छोड़ देगा बॉलीवुड का? उल्टा लड़कियां लड़ेंगी और कि जितनी मेरी बच्ची उतनी तुम्हारी भी तो है, तुम भी छोड़ो अपना क्रिकेट। उन्होंने नहीं नहीं काम करते हैं, ऐसा से करते हैं। ये चीज है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्रीफाइस। अच्छा, चाइल्डहुड कैसे शेप करता है हमारे फ्यूचर को? चाइल्डहुड डिपेंड करता है कि आप किस घर में पैदा हुए। मान लीजिए कि आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर ऑलरेडी आप सब IAS या 2-4 लोग IAS थे, तो आपको शुरुआत से एक ऐसी सराउंडिंग मिलेगी, एक ऐसी थिंकिंग का माहौल मिलेगा कि वो थिंकिंग जो एक IAS एस्पिरेंट में होनी चाहिए वो पहले से मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा IAS का बच्चा IAS बन जाता है, क्योंकि IAS वो बनता है जिसकी थिंकिंग वैसी है। आपको नदियों के नाम याद हैं, पहाड़ों के नाम याद हैं, है ना, तो ये IAS बनोगे ऐसा नहीं, वो तो एक छोटा सा पार्ट है। IAS वो बनता है जिसकी वो मेंटेलिटी होती है। तो अगर वो मेंटेलिटी ऐसी है कि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ सब IAS थे, तो चांसेस हैं उसे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे अपना तैयारी पर ध्यान देगा। कोई ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पर गरीबी थी, कुछ नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, तो ऐसे आदमी को, ऐसे बच्चे को बचपन में जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट्स ने अपने तरीके से पाला होगा, लेकिन जब से उसे होश आया हो तब से तुरंत उसे ये तय कर लेना चाहिए कि मुझे गरीबी मिटानी है। एक बात कही जाती है कि यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल सराउंडिंग यू। यानी जो लोग आपके आसपास रहते हैं ना, आप उन सबका एक एवरेज हो। हाँ, वो रियलिटी पूरी, सबके थोड़े थोड़े गुणों का एक एवरेज हो आप पूरा, है ना। तो आपके परिवार में कैसा माहौल रहा है, आपके दोस्तों का कैसा माहौल रहा है, अड़ोसी पड़ोसियों का कैसा माहौल रहा है, आप उन सबके एक एवरेज हो, ये मान के चल। अगर आपको उस एवरेज से ऊपर निकलना है तो आपको दूसरा माहौल चाहिए होगा, चेंज करना होगा सर्कल। और वो सर्कल कैसे चेंज करोगे? या तो फिजिकली जाओ, फिजिकली आप जा नहीं सकते, आप डिजिटली हो सकते हो, आप डिजिटली हो सकते हो। इंटरव्यूज पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बड़े बड़े लोगों की। नहीं, ये क्वेश्चन होता है कि मैं कैसे हूँ, लेकिन आज फोन है ना, बस हो जाओ सराउंडिंग में, नहीं छोड़ दो उस सर्कल को जो नहीं आगे बढ़ा रहा है, इनका कोई एम ही नहीं है जिंदगी में, छोड़ दो उस चीज में, ये चीज। अच्छा सर, अपने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है इतना? इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा उल्टा, क्या आप एक बात बताइए, आपके नॉलेज में कोई भी एक आदमी ऐसा है जिसको आप 100 रुपए दें और वो आपको 101 रुपए का काम करके दे? ना, थोड़ा कम ही करके देगा। नो, वो 80-90 का करके देगा। और आज का जो यूथ है ना, वो तो क्विक करना चाह रहा है, क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, आप मेरे को 50 रुपए देते, मैं आपको 80 रुपए काम करके देता हूँ ना, तो आप मेरे को कभी छोड़ोगे ही नहीं। एग्जैक्टली, रियलिटी है ये। तो एक यूथ जो आज दुनिया में, और वो जो आज का यूथ है ना, वो एक दिन में करोड़पति बनना चाह रहा है, क्योंकि इंस्टा पे देख रहा है मिलियनेयर बन जा रहा बंदा, वो एक रोल्स रॉयस ले रहा है, कोई डिफेंडर ले रहा है, तो वो कह रहा है अरे मेरे को 100 रुपए अगर 1 घंटे का मिल रहा है तो यार मैं कैसे करोड़पति बनूंगा। लेकिन उस बंदे को ये नहीं पता कि मैं यार अगर 1 घंटे का 100 रुपए ले रहा हूँ, शायद मेरा एक 20-30 हजार रुपये 1 घंटे काम हो जाए अगर मैं 3 साल इस फील्ड में देता हूँ। नहीं सोच रहा इस चीज को। जवाब आपके पास है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें कोई स्किल प्रदान नहीं करता। आप ग्रेजुएशन भी कर जाओगे, कागज का टुकड़ा आपको पकड़ा देंगे, आपकी उपलब्धि बस इतनी है कि आप लिखना पढ़ना जानते हैं, उससे ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं है आपकी, कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर आपके काम नहीं आ रहा, ठीक है, नदियां आपने याद कर लिए, पहाड़ याद कर लिए, वो आपके काम नहीं आ रहे। ठीक है, अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस एक गांव का आदमी जो शायद ग्रेजुएशन ना किया हो, उसको थोड़ा दिन आप रखोगे ना उस माहौल में, तो वो भी अवेयरनेस उसे आ जाएंगी। एक चीज बता दूं, आज की पढ़ी लिखी जो यूथ है उसे रास्ते भी याद नहीं रहते हैं। 10 जगह के रास्ते से चला जाएगा, याद ही रहेंगे। लेकिन हमने बुजुर्गों को देखा है हमारे जमाने के, उन्हें एक एक रास्ता याद रहता है, तो उससे ज्यादा अलर्ट तो हुए। बहरहाल, तो ग्रेजुएशन कर लिया युवा ने, स्किल उसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है जी। उसके बाद नौकरी करने जाता है, मान लो मिल भी गई कहीं से,
सीखने की ललक है नहीं। बिल्कुल। ठीक है, काम दे रहे हो, काम चोरी करने की आदत है, और जब फिर काम से निकाल दिया जाएगा या खुद छोड़ के आ जाएगा, कहेगा मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, हाँ सही कह रहे हो, गाली देगा कंपनी को। कंपनी वाली देगा। ठीक है जी। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। और दूसरी बात, एक चीज़ और कंफर्म होनी चाहिए लोगों को कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। लोगों ने भ्रम बना दिया है। आप देश के हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। हाँ। एम्प्लॉयमेंट का मतलब प्राइवेट नौकरी भी हो सकता है, खुद का बिजनेस भी हो सकता है, सरकारी नौकरी भी हो सकता है, टेंडर पे काम करना भी हो सकता है। सब कुछ एम्प्लॉयमेंट में आता है। और एम्प्लॉयमेंट आप लेना चाहते हो कि नहीं, ये आपको तय करना है। ये कोई घर में नहीं आएगा लेने देने के लिए। फ्यूचर में जॉब किस डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ेंगे इंडिया में? जॉब्स कम, बिजनेस ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, इंडिया में अपने। हाँ, जैसे जैसे डिडॉलराइजेशन हो रहा है, अमेरिका की करेंसी आने वाले समय में कमजोर हो जाएगी, और भारत में आप देखोगे भारत की करेंसी मजबूत होगी। पिछले कुछ समय से आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते देख रहे हैं, जिसके कारण आप देखोगे एशिया में लोकल करेंसी ज़्यादा यूज़ होंगी। और जैसे जैसे लोकल करेंसीज यूज़ होंगी, वैसे वैसे जो डॉलर है वो कमज़ोर जब होगा, तो आप ये पाओगे कि कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जो फेक डॉलर को एग्जिस्ट कराने के लिए खड़े किए गए थे। ठीक है, जैसे मनरेगा है। मनरेगा एक स्कीम हुआ करती थी कि 100 दिन का रोजगार देंगे। रोजगार क्या देते थे? आज गड्ढा खुदवा लिया, कल गड्ढा बंद करवा दिया, लो पैसे। तो काम पूछा, काम क्या था? गड्ढा खुदवाया था साहब। तो वो पैसे जो दिए वो रिफ्लेक्ट काम के रूप में भी तो होने चाहिए ना। तो अमेरिका ने एक टाइम पे क्या किया था, डॉलर बहुत ज्यादा छाप लिए थे। अब वो डॉलर तो तुमने छाप लिए, पर काम भी तो देखे ये डॉलर यूज कहाँ हो रहा है। तो फेक पूरा एक एम्पायर तैयार किया गया आईटी इंडस्ट्री का। आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग, मैं सम्मान सबका करता हूँ, पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक्सेल पे ही काम करते रहते हैं। हाँ, अरे सही कह रहे हो सर। अब हायर हुआ तुम्हारा एआई इंजीनियर और वहाँ डाटा एंट्री करा रहे हैं। बस कितने केस हमने सुने हैं कि किसी रोल के लिए, डेवलपर के लिए हायर करा, सेल्स का काम करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। अंदर रियलिटी तो ये है ना आज के। अब वो लड़का आपने रखा, एक्सेल शीट पे काम कर रहा है दिन भर, कि हाँ इतना बिका, इतना आया, इतना ये, वही मैंने देखा है। और वो 4 साल कहीं और मेहनत करके आया है। 4 साल किसी और फील्ड में करके आया था, क्या वो किसी और फील्ड में काम कर रहा है, पैसा कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपए महीने। तो अब मुझे भी लगता था कि ये एक्सेल शीट पे काम कर रहा है, काम तो मैं भी कर लूंगा। थोड़ा और कुछ इधर उधर का कर रहा है, वो थोड़ी एक्सपर्टीज और चाहिए होगी कुछ, मान लो वो मैं पकड़ लूंगा। तो ऐसा ही क्या कर रहा है कि 1 लाख रुपए मिल रहा है। बहुत दिनों बाद बड़े समझ में आया कि वो 1 लाख रुपए, वो डॉलर जो एक्स्ट्रा छपे हुए हैं उनको एडजस्ट किया जा रहा है। अब हुआ ये है कि विद द टाइम जैसे जैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है और एआई आ गया है, तो ये जो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो काम था वो एआई तो 1 सेकंड में करके दे रहा है। पूरा एक जने का 500 जनों का काम एक एआई करके दे रहा है यार। हाँ, कितनी सही बात बता रहे। पता है आज के टाइम पर जो अपना कॉलेज में बंदा है ना, उस बंदे को ये नहीं पता है कि ये जो स्किल सीख रहा है ये 5 साल रिलेवेंट रहेगी भी या नहीं रहेगी जी। वो सीख ही नहीं रहा वो चीज, और वो इतना घुसा जा रहा है उस चीज में, इधर उधर देख ही नहीं रहा। मोटिवेशन इतना है, लेकिन मोटिवेशन और फोकस सही जगह कर ही नहीं पा रहा वो बंदा। और वो जान ही नहीं रहा कि 5 साल बाद ये चीज काम करेगी नहीं करेगी। अरे चीज नहीं काम करेगी, वो बेरोजगार हो जाएगा। अब आप देखना, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आने वाले 3 साल के अंदर अंदर बड़े स्तर पर आईटी सेक्टर के लोगों को आप बेरोजगार होता देखेंगे, क्योंकि डॉलर फुस होगा। तो वो जो बेरोजगार होंगे, जब वो घर को लौट करके आएंगे, तब वो अपना अपना बिजनेस खोलेंगे। तब उन्हें याद आएगा कि यार एग्रीकल्चर में तो कुछ कर सकते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो कुछ कर सकते हैं, और पुराना टाइम फिर वापस आएगा जी। तो अब आएगा भारत में छोटे छोटे बिजनेस का दौर, कोऑपरेटिव मॉडल आएगा धीरे धीरे, आप देखोगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा पॉलिटिकल में लेकर के जा रहा हूं। अमित शाह जी से ये पूछा गया था कुछ समय पहले कि आप तो होम मिनिस्टर हैं सर, आपको तो बहुत खुशी होती होगी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर अमित शाह जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई जो भी है, और वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री अपने पास रखी अमित शाह जी ने खुद, यानी वो मिनिस्ट्री भी अमित शाह जी के पास है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है अमित शाह जी। तब उन्होंने एक दिन कहा कि मुझे होम मिनिस्टर बन के कुछ ऐसी खास खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे कोऑपरेटिव मिनिस्टर बन के हो रही है। अब एक एग्जांपल और लीजिए, भारत टैक्सी, कल भी अमित शाह जी ने उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की करी है। भारत टैक्सी क्या है? आप आज कुछ टैक्सीज को बनाने के लिए कंपनी की ऐप डाउनलोड करती, उससे आपने टैक्सी बुलाई, टैक्सी का भाड़ा हुआ 500 रुपया। अब 500 रुपया में से कुछ पैसा वो कंपनी ले जाएगी, ठीक है,
कुछ उसका वो पेट्रोल में चला जाएगा। ऐसा होता है कि मतलब अगर टैक्सी है तो इनका मंथली होता है कि ये हर दिन का 20 रुपये लेते हैं, तो 600 रुपये लेते हैं कस्टमर से, और जितना रहता है इनके अकाउंट में जाता है पूरा। हाँ, मतलब एक पोर्शन वहाँ जा रहा है और बाकी उसके पास जाता है, ड्राइवर के पास। ओनरशिप ड्राइवर की है नहीं। हाँ नहीं। भारत टैक्सी क्या कर रही है, सारा पैसा तुम्हारा है, ओ, इंश्योरेंस भी तुम्हें दे रहे हैं, कुछ वाले तो काट नहीं रहे हैं। कुछ पैसा कटेगा, जो पैसा वो कंपनी काट रही थी 3 साल तक ये पैसा कटेगा और ये पैसा इनके खाते में जमा होता रहेगा। ठीक है, उस खाते का पैसा इनको वापस मिल जाएगा जब भी निकालना चाहे। मतलब ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ड्राइवर्स के मजे आ गए कि इसमें तो पूरा पैसा अपना ही है और ये कोऑपरेटिव मॉडल पे काम कर रहा है। अब देखो, भारत टैक्सी का कोई एक मालिक है नहीं, सब ड्राइवर मालिक है। हाँ। सबका अपना एक खाता है, सबका अपना एक खाता है। ठीक है, सबके पैसे उस खाते में जा रहे हैं थोड़े थोड़े, और जब चाहिए होगा सबको उसमें से मिल जाएगा। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल, ये जहाँ कई लोग मिलकर के किसी एंटिटी को चला रहे होते हैं, जो फायदा एक बॉस नहीं है उसका, एक नहीं है। इस तरह से अभी 10,000 ड्राइवर्स के पास ही एक पायलट, क्या कहते हैं, टेस्टिंग मोड पर डाला था इसको, बड़ा सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही देश में जाएगा तो जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं टैक्सी वाली तुरंत बंद होंगी, भारत टैक्सी अपने आप एक आ जाएगा। विद द टाइम आप देखोगे, आपको प्लम्बर चाहिए, सर्च करते हैं लोग, हाँ प्लम्बर चाहिए, आप वेबसाइट डाउनलोड करो, सेम कॉन्सेप्ट पर सारे प्लम्बर्स को जोड़ दिया जाएगा, सारे इलेक्ट्रिशियंस को जोड़ दिया जाएगा, हाँ ये काम करते सारे दूध वालों को जोड़ दिया जाएगा, सारे जो भी सेवाएं हम लेते हैं सबको जोड़ दिया। मतलब कॉर्पोरेट बंद होने वाला है इस टाइप का थोड़ा। जी, कॉपरेटिव फेडरलिज्म नहीं, जो कॉपरेटिव मॉडल था जिसकी बात गांधी जी भी करते थे, वो पूरे देश में आ जाएगा। और ये सारे लोग जो अपने आप को पंजीकृत करेंगे, पता है किससे जुड़े होंगे, अमित शाह जी से। तो आप जो पूछ रहे हो कि आने वाला भविष्य किसका है, कॉपरेटिव इंडस्ट्री का है। जब मालिक कोई एक नहीं होगा, सब होंगे। ये करियर स्टार्ट करने का सही एज क्या है? जब होश आ जाए। हाँ, आप 15 साल की और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, ट्राई करके देख लो। आपको लगता है बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो, ट्राई करके देखो। 1 साल खपा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल कुछ नहीं होता। आप 10 साल यूपीएससी की तैयारी में खपा के खाली हाथ लौट रहे हो, 1 साल लगा के देखो। 1 साल म्यूजिक में लगा के देखो अच्छे से, 1 साल पेंटिंग में लगा के देखो, 1 साल कॉमेडी, जो जितने स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उसके तौर पर कॉमेडी करने का प्रयास करो। और हर जगह मंच अवेलेबल है, आप करो। तो मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी भी पोएम लिखना स्टार्ट किया है, उन्हें भी स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर पोएम को मंच दिया जा रहा है। शायद छोटे स्तर पर, शहर के स्तर पर दिया जा रहा है, पर दिया जा रहा है। आपको लगता है मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, लिखो। आपकी लेखन को लोग पब्लिश करने के लिए तैयार बैठे हैं आज, कुछ भी लिखो, जाओ पब्लिशर्स के पास। आपको लगता नहीं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ, तो ठीक है, पढ़ाई करके कोई एक एग्जाम ऐसा तय करो जो आपके डोमेन का हो। आपको लगता है कि नहीं साहब मैं जर्नलिज्म बड़ा अच्छा करता हूँ, तो अपने शहर में निकल जाओ अपना मोबाइल लेकर के, जो खबरें आ रही है और ऐसा कुछ नेटवर्क बनाओ कि आप तक सारी खबरें पहुंचे आपके शहर की, रिकॉर्ड करो, है ना। बाकी जर्नलिस्ट लोगों से बात करो, नेट करना पड़ता है। तो आपको जब भी लगे, 15 साल की उम्र में लग रहा है ये सारी चीजें, 20 साल की उम्र में लग रहा है, 25 साल की उम्र में लग रहा है, जब जागो तब सवेरा। मुझे 30 साल की उम्र पर लगा था। हाँ अच्छा, ठीक है सर। आपसे मैंने आज यही सीखा कि मतलब ऐसा अंधी दौड़ में नहीं भागना है ना। और हमें जब हम लोग किसी भी चीज़ में जा रहे हैं तो उसके पीछे वाई फाइंड आउट करो। अगर मेरा भाई क्लियर होगा ना तो हम उसके पीछे 3, 4, 5, 10 साल लगे रहेंगे, है ना। और आज का क्या है कि 6 महीना ये चीज़ करी, 6 महीना वो चीज़ नहीं चल पाएगी। और हम पहले देखना है कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है भी या नहीं। वहाँ पर पहुँच के अगर पता चल रहा है ना कि वो चीज़ बड़ी बेकार है, मेरे को लगता है, और वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको यू टर्न लेना पड़ेगा पूरा। एग्जैक्टली, ये चीज़ खाली हाथ लौटोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। तो पहले ही फिगर आउट हो जाए तो ये चीज़ सही रहेगी। कॉपरेटिव वर्ल्ड तो वैसे भी, ये सॉरी कॉपरेट वर्ल्ड तो वैसे भी डिफ्यूज होने वाला है, ये चीज़ तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपको स्किल पे ही काम करना पड़ेगा। ये कागज की डिग्री लेके जो आप घूम रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है, नो यूज। आपके पास जो सबसे बेकार चीज है, जिस पर आपने सबसे ज्यादा टाइम खपाया है, वो कागज का टुकड़ा जो ये कहता है कि आप एजुकेटेड हो। हाँ, कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं। तो ये आज के लोगों को याद रखना है कि आपके पेरेंट्स के लिए कागज का टुकड़ा बहुत जरूरी है, आप लोग आपके लिए नहीं है। आपके अंदर कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग आपको पूछे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर आज पॉडकास्ट में। थैंक यू सर।